हेलो एवरीवन। कल हमने न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य जो बुक है चैप्टर 1 उसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। आज पार्ट 2 पे डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर, स्कोप एंड इवोल्यूशन। कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें? हम कवर करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी क्या होती है, उसी में ही थ्योरी ऑफ जस्टिस वो क्या है, और यहाँ पर मैंने एक टॉपिक को ऐड किया है, इवोल्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन यूएसए, एंड देन हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। कोई डाउट है तो हम कमेंट करके आपको बताएंगे। एंड दोज हु आर नॉट हिंदी स्पीकर, for them we are going to launch a new lecture series about New Horizons of Public Administration by Mohit Bhattacharya soon. So please subscribe the channel so that we can keep you updated. Let's start. तो जो हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए ये है, and those who cannot understand Hindi, for them we are going to release separate video. Let's start. Public interest. अगर हम इस वर्ड को समझें, पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट बेसिकली जब हम बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ कर रही है, पब्लिक के हित के लिए कुछ कर रही है, उसके इंटरेस्ट के लिए कर रही है कुछ, तो ये है क्या एक्चुअल में? इंटरेस्ट मतलब क्या? आप मेरे थप्पड़ मारो एंड देन यू लेट मी नो कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए मारा था, तुम्हारे हित के लिए, इंटरेस्ट के लिए। सही है ये बात? नहीं। तो एक दायरा होना चाहिए ना कि इंटरेस्ट मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या, राइट? सो डिस्कशंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव जनरली बीन कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी इन इकोनॉमी, वी ऑल नो। बट जो उसका आइडिया है बेसिकली वो क्या है कि हमारी जो कंट्री होती है, जो नेशंस होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो लीस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करके आप एक डेवलपमेंट कर पाओ। आप जो भी काम कर रहे हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, प्रोडक्टिव हो, राइट? तो जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप उनको यूटिलाइज कर पाओ, यही तो है ना। देन ये है आपकी एफिशिएंसी अप्रोच। मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, मैं उनको चाहती हूँ कि इन 100 रुपीज़ से किसी पर्टिकुलर, मान ले कोई काम हो, ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कुछ, मान लीजिए, नई बुक खरीदनी है, ठीक। तो 100 रुपीज़ में मैं कितनी एफिशिएंटली बुक को ख़रीद पा रही हूँ? मैंने रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं किए, रिसोर्स को वेस्ट नहीं किया, ठीक है। ये अप्रोच जो होती है ना वो होती है एफिशिएंसी अप्रोच। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पे ध्यान दिया जाता है। बट there has been a growing concern about what may broadly be called morality or ethics in public administration. गवर्नमेंट हर जगह है, गवर्नमेंट हर काम करती है, लेकिन जो डिस्टिंक्शंस होता है बिटवीन मैन एंड मैन, कि ये रिच है, ये अपर कास्ट से है, ये इस पर्टिकुलर रिलीजन से है, इस बेसिस पे अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो सर्विसेज देना चाहती है, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो बिना किसी डिस्टिंक्शन के इजीली सर्व कर पाए, इजीली वो काम कर पाए। आगे बुक बात करती है जो एफिशिएंसी, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी कहते हैं ना, जब हम गवर्नमेंट के लिए एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक मोरालिटी की टोन हमें सुनाई देती है कि कुछ मॉरल होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप एक ब्रॉड थ्योरी डेवलप हुई है पब्लिक इंटरेस्ट की। यहाँ पर आप चीज़ समझिए कि इंडिया का आप एग्जाम्पल लें। इंडिया में अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर रिलीजन मिल जाएगा, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट ये कहे कि मैं तो लोगों की भलाई के लिए यह काम कर रही हूँ, लेकिन किस क्राइटेरिया पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है? क्राइटेरिया क्या है? मोरालिटी, एथिक्स। आपने पावर किनको दे दी? ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में। कैसे इंश्योर करोगे? बिकॉज ब्यूरोक्रेसी, जितना हम समझ पाते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास अगर पावर है तो डेफिनेटली वो लोगों के हित में यूज़ करेगी या ना करेगी, ये एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है।
राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। गवर्नमेंट या स्टेट वेलफेयर मेजर्स लेना चाहता है। मान लीजिए कोई पेंशन स्कीम लेके आए। पेंशन स्कीम किसके हाथों इम्प्लीमेंट होगी? एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन कैन वी ट्रस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन? वाई? बिकॉज ये जो कंसर्न है ना हमारा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। पहली बात तो ये कि ब्यूरोक्रेसी एक पावर एलीट की तरह है। जब हम बात करते हैं ना ऑफिसर, अगर आप इंडिया में भी देखो तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो अपने आप में एक पावर एलीट होते हैं। और जनरली ये देखा जाता है कि दे आर लाइकली, मतलब ऐसे चांसेस हैं कि वो उनके जो डिसीजन होंगे वो खुद के भले के लिए ज़्यादा होंगे, या तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में होंगे उनके डिसीजन, या फिर वो किसी पावरफुल इंटरेस्ट या पावरफुल प्रेशर के अंडर आकर के काम करेंगे। या तो वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, जो काम उनको पब्लिक के लिए करना चाहिए था वो या तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी एक जो पावरफुल ग्रुप है उसके प्रेशर में आकर के वो काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी एक माइंडलेस मशीन है। जितना हमने अभी तक पढ़ा है, वुड्रो विल्सन को पढ़ा, उन्होंने किस पे फोकस किया? उन्होंने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स अलग अलग है, आप मैनेजमेंट की यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर के आइए। तो ब्यूरोक्रेसी हम आगे मैक्स वेबर के बारे में भी पढ़ेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी डेवलप हुई ना, वो एक माइंडलेस मशीन की तरह डेवलप हुई। मैकेनिकली डिसीजन लिया जाता है कि ये देखो बुक के अंदर ये रूल दे रखा है, इसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है, तो ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे। रूल बाउंड एडमिनिस्ट्रेशन है, दिखती तो बहुत अच्छी है, नीट एंड टाइडी दिखती है, लेकिन ये जो लोगों के भलाई के लिए काम करना है ना, वो पॉसिबल ये थोड़ा सा मुश्किल बना देती है। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम बात करते हैं ना पब्लिक इंटरेस्ट की, तो दो चीज़ें हैं, एक तो है स्टेट और एक है आपके सिटीजन्स। ठीक है, अब सिटीजन के लिए क्या अच्छा है वो तो इन्हीं को पता है ना। स्टेट कह दे अपनी मर्जी से काम करके कि मैं ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव ले रहा हूँ फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो सिटीजन्स की यहाँ पर आप सोच रहे हो कि पावर जो है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा, उनको महज एक बेनिफिशियरी की तरह देखा जा रहा है। तो यहाँ पर सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर नहीं होता। इसी के अपोजिट या इसी के अगेंस्ट जो है वो अलग अलग थ्योरी डेवलप हुई, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। ब्यूरोक्रेसी एक माइंडलेस मशीन है, और हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जो डिसीजंस होते हैं ना, हर्बर्ट साइमन अगर आपने पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, तो हर्बर्ट साइमन अपने डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए ना, तो वो डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़नी चाहिए आपको। वो कहते हैं कि जो डिसीजन लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, दीज डिसीजंस आर ऑफन बेस्ड ऑन ग्राउंड्स रेदर देन दोज ऑफ एफिशिएंसी इन इकोनॉमी। हम महज वो आपने अगर उनका पढ़ा है मॉडल, तो वो क्या कहते हैं कि जो डिसीजन लिया जाता है वो बेसिकली, मान लीजिए ये कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, तो उसमें से जो मुझे ठीक लगेगा उसमें से एक रास्ता मैं चूज़ कर लूँगी। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, उन कॉन्सिक्वेंसेज को देखते हुए जो है वो एक रास्ता चूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन एज एन इंडिविजुअल क्या ये पॉसिबल है कि आप सारे जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उनको ढूंढ पाओगे? नहीं। तो इंसान क्या करता है, सिविल सर्वेंट क्या करता है कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी उसके पास नॉलेज है, वो उसी के हिसाब से बस एक सेटिस्फाइंग सा डिसीजन ले लेता है। तो वो जो डिसीजन है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा लिए जाते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। तो जब हम बात करते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट है क्या, इसको अगर आप एक एथिकल क्वेश्चन की तरह लेके चलो ना, तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर हम इसकी फ़िलॉसफी पढ़ें, फिलॉसफीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये 4 क्लासेस में आती है। सबसे पहले मान लीजिए एक सिचुएशन है और उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का डीसी बनाया गया, वहाँ पर कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो अल्टरनेटिव चूज़ करता है ना, वो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे कि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए, इंट्यूशन के बेसिस पे, समझ रहे हो, ये फर्स्ट है। दूसरा,
उसमें क्या है कि परफेक्शनिज्म कि जो सोसाइटी के बेस्ट मेंबर्स हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। तो ये थ्योरी डेमोक्रेटिक थ्योरी से मैच नहीं करती, क्योंकि हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। जबकि परफेक्शनिस्ट क्या कहते हैं, परफेक्शनिज्म वाले, वो कहते हैं कि बेस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी विल गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी के बारे में। ये प्रोपाउंड की गई थी बाय जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। मान लीजिए एक डैम बनाना है, उस डैम से क्या होगा, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, इरिगेशन के लिए भी फ़ायदा होगा और ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल होगा, सबका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन डैम जहाँ बनेगा वहाँ से कुछ लोगों को हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा, राइट। तो ये थ्योरी ये कहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट तभी सर्व किया जाता है व्हेन अ पब्लिक पॉलिसी मेक्स एवरीवन स्लाइटली बेटर ऑफ इवन दो इट मेक्स फ्यू इंडिविजुअल स्लाइटली वर्स ऑफ। कुछ लोगों को तो इसने थोड़ा सा उनकी सिचुएशन खराब हुई है, लेकिन बाकी सबकी सिचुएशन अच्छी होगी। ये है आपका जो थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी बाय द जॉन स्टुअर्ट मिल एंड जेरेमी बेंथम के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, ये जॉन रॉल के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी थ्योरी। ये कई बार इंडिविजुअली भी थ्योरी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक कॉन्सेप्ट आता है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का, और ये क्या है, इसमें क्या है बेसिकली, इट इज़ एन इकोनॉमिक स्टेट। एक स्टेट है, अगर आप मान लीजिए इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर्सन पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो दूसरे पर्सन पे पड़ रहा है। इकोनॉमिक स्टेट वेयर रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीएलोकेटेड टू मेक वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ। तो रॉल जो हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने दो बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे टू टेस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पहले क्या कहते हैं वो, कि हर एक इंसान के पास इक्वल राइट है, ठीक है, टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी कंपैटिबल विद अ सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर। मेरे पास आज़ादी है तो दूसरों के पास भी आज़ादी है, ये इक्वल राइट है। अदर इज दैट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर टू बी अरेंज्ड सो दैट दे आर बोथ reasonably expected to be everyone's advantage attached to position and office open to all। ओके, इस चीज़ को समझिए कि सिचुएशन, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास लिबर्टी है, जितने राइट्स आपके पास हैं उतने ही आपके साथ वाले के पास हैं, ठीक है। बाकी की जो हमारे यहाँ सोसाइटी में, इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज़ हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करो कि उनसे हर एक का इक्वली फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी का एक सेक्शन बहुत अच्छा हो गया, सोसाइटी का एक सेक्शन बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि पीछे की जो थ्योरी हमने देखी उनमें ये क्या कहते हैं कि एक सबका फ़ायदा हो रहा है लेकिन हो सकता है किसी का नुकसान हो रहा हो। दूसरा ये कहते हैं कि जो अच्छे बंदे हैं सोसाइटी में उन्हीं का भला होना चाहिए, और एक तो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन ले रहा था। ऐसा नहीं चलेगा, आपको इस तरीके से उन इनइक्वालिटीज़ को अरेंज करना पड़ेगा कि उन सबका फ़ायदा हो, ठीक है। और दूसरा कि जो पोजीशंस हैं या ऑफिस हैं, दिस ऑफिस शुड बी ओपन टू ऑल, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बिटवीन दीज टू प्रिंसिपल्स, द सेकेंड प्रिंसिपल इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल एंड गिव वे टू द फर्स्ट, ठीक है। चलिए जी, ये था आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस। आप बुक में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजन मेकिंग है वो एथिकल फ्रेमवर्क पे बेस्ड होनी चाहिए। रैशनल क्या होता है, रैशनल जब आपको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास इनपुट्स हैं, उनके हिसाब से आप सही डिसीजन ले रहे हो। द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉन रॉल प्रोवाइड्स एन ऑपरेटिंग लॉजिक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डिसीजन मेकर। आपको किसी जगह बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया गया, ठीक है, डीसी बना दिया गया, वहाँ पर आपको कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक इक्वल है, तो आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करोगे। दूसरा, जितना भी आपके पास रिसोर्स है वो सब में इक्वली जो है वो हर एक के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर निकोलस हेनरी इस थ्योरी को ऑब्जर्व करते हैं और वो ये कहते हैं कि द थ्योरी
by roles represent a workable way of determining the public interest by public administrator. अगर हम देख माने कि ये सिटीजन्स हैं और हम एग्ज़ाम क्लियर करके जो बन गए सिविल सर्वेंट बन गए और हमें इनके भले के लिए कुछ करना है, अब या तो आप इनसे डायरेक्टली पूछ लो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, डेटरमाइन आपको खुद को करना है, तो आप कैसे डेटरमाइन करोगे? एक तो मैं बस बैठ के सोच लूँ कि जी मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मेरे तो इंट्यूशन ये कह रहा है, अंदर से मन मेरा ये मान रहा है कि मैं ये करूँ। दूसरा, रिसोर्सेज कम है, तो ये जो अच्छे लोग हैं ना जिनके साथ मेरे अच्छी उठ बैठ है, मैं उनके भले के लिए काम करूँ कि कोरोना का वैक्सीन जो है मेरे आसपास वालों को लग जाए, बाकी जो है वो बैठे रहें। ये आपका परफेक्शन वाला। दूसरा, यूटिलिटी वाला क्या कहता है कि ठीक है बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन अगर कुछ लोग उनकी सिचुएशन ख़राब हो भी रही है तो क्या जा रहा है, बाकियों की तो अच्छी हो रही है ना सिचुएशन। बट जॉन रोल की थ्योरी क्या कहती है, आपको जस्टिस देखना है, जस्टिस इंश्योर करना है। कैसे कर सकते हो आप? जब आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। ये जो टॉपिक आएगा ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है कि जब हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन को, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो आपको कोई भी जनरली जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वो नहीं बताती हैं। तो अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ऐड की गई है। ब्यूरोक्रेसी होती क्या है? हर एक कंट्री में कुछ नॉन इलेक्टेड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई पावर होती है विद इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यानी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, नॉन इलेक्टेड वर्कर हैं और उनके पास कुछ पावर है। ठीक है, कलेक्टिवली इन वर्कर्स को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अच्छे से डिफाइन करते हैं, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ऑफ नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। काम क्या दिया गया है? कैरिंग आउट फंक्शंस कनेक्टेड विद अ सीरीज ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। ये लो जी पॉलिसी है, ये हमारे प्रोग्राम हैं, उनके हिसाब से आपको ये काम करने हैं। ठीक है, ये है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जब शुरुआत हुई थी ना, इट बिगिन एज अ वेरी स्मॉल कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। क्लासिक वर्जन जो है ब्यूरोक्रेसी का, आपने ये समझ लिया तो आपको फिर मैक्स वेबर की थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में आ जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों एनपीए आया, एनपीएम क्यों आया, क्यों अलग अलग थ्योरीज डेवलप हुई, क्यों विल्सन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए, राइट। तो जो क्लासिक वर्जन है ब्यूरोक्रेसी का वो क्या है? हायरार्कियल है। ये एक बंदा सुपीरियर है, बाकी सब इसके जूनियर है। इनको एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिया जाएगा, बताया जाएगा सुपीरियोरिटी सीनियरिटी उनके बारे में। हर एक का काम अलग है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ टास्क एंड वर्कर स्पेशलाइजेशन। हर एक वर्कर के पास काम करने की अपनी एक स्पेशलिटी है। यहाँ पर एक क्लियर यूनिटी ऑफ कमांड है कि ये किससे कमांड लेगा, इससे, ये इससे कमांड लेगा। ठीक है, एंड हर एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस को सौंपा गया है। ये क्लासिक वर्जन है ब्यूरोक्रेसी का। ये चीज़ आप कहाँ देख पाओगे? जब आप क्लासिकल थ्योरी पढ़ोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और जब हम बात करते हैं, जो वुड्रो विल्सन ने कहा था कि सब इक्वल हैं, ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन तो प्राइवेट में भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री से भी आप एग्जाम्पल लो। इस डेफिनेशन के हिसाब से आप समझिए, क्या ऐसा काम प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता? प्राइवेट सेक्टर में भी पता होता, पूरा एक क्लियर आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, कौन किसका बॉस है वो बता रखा है, आपने उनको टारगेट दे रखे हैं। So bureaucracy here is not unique to the government by this definition and is also found in the private and non-profit sector. ठीक है, चलिए जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई, यूएसए से हुई। मोस्ट ऑफ थ्योरी कहाँ डेवलप हुई? यूएसए में हुई। तो हम एक बार यूएसए का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किस तरीके की सिचुएशंस थी जिनकी वजह से थ्योरीज डेवलप हुई। ठीक है, यूएसए आप सबको पता है कि ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। ठीक है, क्या हुआ था कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब खोज हुई तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है आपका, ये अमेरिका है, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ छोटा सा अलास्का बना हुआ है। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ पर आपका मैक्सिको है, इधर जो है वो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है और छोटा सा जो है आइलैंड आपका ब्रिटेन है। तो जब यहाँ पर खोज हुई थी यूएसए की, तो ब्रिटिश
के लोग यहाँ पर आकर के सेटल होने लगे थे, ब्रिटेन का कंट्रोल था। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटेन के लोग उनके लिए सही नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रिवोल्ट की अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर एंड ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर, और उन्होंने अपना खुद का एक देश बनाया। 50 स्टेट्स साथ में आए, ठीक है, और उन्होंने एक यूएसए मतलब कंट्री बना दी। 50 स्टेट्स तो एट प्रेजेंट हैं उनके, बट जितने भी हैं स्टार्टिंग में सारे स्टेट्स एक साथ आए और उन्होंने यूएसए को बनाया। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको पता होनी चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। टाइम पीरियड होता है उनका 1789 से 1789 टू 1797 तक रहते हैं। और वहाँ पर बिकॉज बहुत, अगर आप इंडिया का और यूएसए का अगर आपको आइडिया है, तो यूएसए में क्या है कि हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरल गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए वहाँ पर जो वर्कर्स थे वो भी बहुत कम थे, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत स्मॉल थी, बहुत कम थी। अगर आप उस टाइम की बात करें जब अमेरिका बना था, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और पोस्टल सर्विस, सिर्फ इतने ही डिपार्टमेंट थे। उन्हीं को परफॉर्म करने के लिए थोड़े से लोग होते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1829 के अंदर एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7th प्रेसिडेंट बनते हैं और वो लेकर के आते हैं स्पॉइल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हो या आप हर जगह पढ़ते हो। स्पॉइल सिस्टम, स्पॉइल क्या होता है? स्पॉइल, मान लीजिए पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो ट्राइब्स होती थी, ठीक है, वो इकट्ठे जाते थे, कहीं पे अटैक किया, ठीक है, और जो भी यहाँ पर उनको माल मिला वो आकर के आपस में बांट लिया, स्पॉइल। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता था, यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट समझिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ की प्रेसिडेंट बनूँ, ठीक है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करो, आप मेरी हेल्प करो प्रेसिडेंट बनने में। जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ तो मैं आपको वहाँ पर अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल जाएगी आपको, बिना कुछ करें, जस्ट बिकॉज आपने मेरी सपोर्ट की है इसीलिए। ठीक है, तो ये था आपका स्पॉइल सिस्टम। It was assumed that the government would work far more efficiently if the key federal posts were occupied by those already supportive of president and his policy. जो पहले से ही प्रेसिडेंट और उसकी पॉलिसी को फेवर करता है, सपोर्ट करता है, ऐसे ही बंदों को आप बैठाओ ना, तो क्या होगा, काम और भी ज़्यादा अच्छे से होगा। और इसी से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पैट्रोनेज। पॉलिटिकल पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है कि आप स्टेट रिसोर्सेज का यूज़ करके आप इंडिविजुअल को रिवॉर्ड दे रहे हो फॉर देयर पॉलिटिकल सपोर्ट। अब ए पर्सन ने हेल्प की बी को प्रेसिडेंट बनने में, और अब ये क्या कर रहा है, इसके पास ट्रेजरी आ गई या स्टेट रिसोर्सेज आ गए, अब वो ए को स्टेट रिसोर्सेज का यूज़ करके फॉर हिज पॉलिटिकल सपोर्ट उसकी हेल्प कर रहा है। ये है पॉलिटिकल पैट्रोनेज का कॉन्सेप्ट। फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी के आते आते, लेट 19th सेंचुरी में अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। जब पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो नए फंक्शंस उभर के आते हैं, नए चैलेंजेस उभर के आते हैं, एंड दीज चेंजेस सेट द ग्राउंड वर्क फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट एमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये चीज़ समझ में आई? अब पॉलिटिकल पैट्रोनेज की हम बात कर रहे थे। पॉलिटिकल पैट्रोनेज में क्या है कि जिनको पोजीशन चाहिए इन द सिविल सर्विस, दे प्लेस्ड देयर पॉलिटिकल लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर पैटर्न। मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, अभी क्या है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और फिर भी क्लियर हो ना हो ये भी कोई पता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि कोई एक एमपी है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो मैं उसको सपोर्ट करूँ, तो कल को अगर वो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन जाए तो वो मेरे को अच्छे से उसको, मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी बना दे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता था। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हम, यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जोक्स अपार्ट। बट वो पॉलिटिकल पैटर्न जो पर्टिकुलर पैटर्न जो होता था एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आप उसको पॉलिटिकल लॉयल्टी शो करो एंड बाद में आपको अपनी मनमर्जी की पोजीशन मिल जाएगी। तो 1880s तक आते आते काफ़ी स्कैंडल सामने आए, जिसमें से यूएसए के जो 18 प्रेसिडेंट थे, उलिसिस एस ग्रांट, उनके टाइम पीरियड में बहुत सारे स्कैंडल सामने आते हैं। 1865 यूएसए सिविल वॉर से उभर रहा होता है। 1880s, रिमेंबर
1887 वुड्रो विल्सन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लोग परेशान हो चुके हैं ब्यूरोक्रेसी से। अब ये ना ये कॉइल बन चुकी है कि ये पॉलिटिक्स है और ये एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, दोनों पैरेलल चल रही हैं। तो विल्सन क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करो और पॉलिटिक्स को अलग करो। एडमिनिस्ट्रेशन को, बिकॉज वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, काफ़ी कंपनीज ग्रो कर रही थी, तो आप इनको बिजनेस की तरह ग्रो करो। तो ये डाइकोटोमी की शुरुआत क्यों हुई, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाओगे, क्योंकि जब आप स्पोइल सिस्टम को समझते हो तब आप डाइकोटोमी को समझ पाते हो। फिर क्या हुआ, जो ये प्रॉब्लम थी स्पोइल सिस्टम में, करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ, फाइनली ये अपनी पीक पे पहुंचा और लोगों ने सिविल सर्विस रिफॉर्म की मांग की। होता क्या इवेंचुअली, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जेम्स गारफील्ड, उनको एक ऑफिस सीकर ने, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन था जिन्होंने हेल्प की थी इनकी जो जब ये इलेक्शन में इनकी हेल्प की थी, एंड फाइनली उनको लगा कि अपनी मनपसंद जॉब मिलेगी, वो मिली नहीं, तो डिसअपॉइंटेड ऑफिस सीकर ने इनको असैसिनेट किया। इनके जो है वो बैक साइड जो है वो गोली मार दी थी, इनकी बैक पे गोली मारी थी इनको। तो यहाँ फिर क्या हुआ, जो कांग्रेस थी, पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर थी यूएसए की, रिस्पॉन्डेड टू क्राइज फॉर रिफॉर्म विद द पेंडल्टन एक्ट, जिसको सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1883 भी बोलते हैं। और यहाँ पर एक एफर्ट किया गया था टू ब्रिंग द मैरिट सिस्टम। फिर आते हैं आपके वुड्रो विल्सन। तो मैंने आपका बैकग्राउंड तैयार कर दिया है कि बैकग्राउंड में क्यों ज़रूरत पड़ी थी आपको। ठीक है, वुड्रो विल्सन क्यों डाइकोटोमी की बात करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स पे फोकस किया। विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन की मांग करते हैं। उनका कहना था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी के कुछ उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये, हमें ये पता करना है कि गवर्नमेंट सबसे अच्छे से क्या कर सकती है, और दूसरा जो वो काम कर रही है वो कितना अच्छे से कर सकती है। कि पहले तो गवर्नमेंट की हमें पता लगाना है कि अच्छा ये वेलफेयर कर सकती है, ठीक है, ये वेलफेयर कितनी एफिशिएंसी से कर सकती है, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं शुड बी डिवॉइड ऑफ एनी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो विल्सन ने कहा था सेपरेटिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन बाय 3 की मीन्स। सबसे पहले आप पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करो, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करो उनका। देन जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी तक क्या है कि जो इनएफिशिएंट बंदे हैं वो अपनी लॉयल्टी शो करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर आप एफिशिएंसी लेकर के आओ। कैसे? बिजनेस लाइक प्रैक्टिसेस लेके आओ। आप इफेक्टिवनेस बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग से। तो ये 3 तरीके वुड्रो विल्सन ने सजेस्ट किए थे। उनका पॉइंट क्या था? पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, बट एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी इनसेंसिटिव टू द पब्लिक ओपिनियन। 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी में ब्यूरोक्रेटिक ग्रोथ होती है। कैसे? बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, नई थ्योरीज बन रही हैं, यूएसए के अंदर ब्यूरोक्रेटिक ग्रोथ होती है। 1929 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद में 1929 तक आते आते यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ग्रेट डिप्रेशन के साथ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और भी चैलेंजेस हैं। पॉवर्टी है, फूड शॉर्टेज है, और लोगों में डेस्परेशन है, राइट। इस सारी चीज़ों से डील करने के लिए 1932 में इलेक्शन होता है, और 32nd प्रेसिडेंट के तौर पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उनका टाइम पीरियड होता है 1933 से 1945 का। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये ग्रेट डिप्रेशन से डील करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, और उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को रखा गया, एंड दैट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कैन यू रिलेट? यहाँ पर कैसी थ्योरीज आएंगी 1933 45 तक आते आते? कौन सी स्टेज आएगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन की? ये आपको ध्यान रखनी है ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट करके पढ़ पा रहे हो, ठीक है। 1940s तक आते आते क्या है, यूएस में
मैंने आपको बताया ना यूएस में फेडरल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पर जितने यूएस वर्कर्स थे उनमें से 7 लाख तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे, और ये बढ़ करके 1960s तक आते आते 2.2 मिलियन हो चुका था ये नंबर। 1960s में यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं लिंडन बी जॉनसन, और जॉनसन कहते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहा हूँ, ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ मैं, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो मेरे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पर आपको 2 बार यूएसए में ब्यूरोक्रेसी का साइज बढ़ता हुआ दिखेगा। द साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी बिकेम ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर कंजर्वेटिव, 1966 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, याद है, एनपीए, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके का चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि बढ़ता हुआ ब्यूरोक्रेसी का साइज कंजर्वेटिव्स के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है, एंड फाइनली दे इलेक्टेड रोनाल्ड रीगन टू रिड्यूस द साइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये आप याद रखेंगे कि रोनाल्ड रीगन ने फेमसली डिक्लेयर किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में 9 सबसे डरा देने वाले शब्द हैं, और वो क्या है, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट एंड आई एम हेयर टू हेल्प। The 9 most terrifying words in the English language are I am from the government and I am here to help. यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा रीगनिज्म, ठीक है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिकल साइंस में सुनते हो रीगनिज्म के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, एलिजिडली, एक्चुअल में वो कम कर पाए या नहीं कर पाए ये अभी तक डिबेटेबल है, बट उन्होंने ये क्लेम किया था कि ब्यूरोक्रेसी के साइज को उन्होंने कम किया है। एंड ये आप याद रखेंगे कि द 9 मोस्ट टेरिफाइंग वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आई एम हेयर टू हेल्प। तो यहाँ पर 2 ऐसे टाइम पीरियड आते हैं जब ब्यूरोक्रेटिक ग्रोथ होती है यूएसए में। 1930s में होती है रूजवेल्ट के टाइम पे, 1960s में होती है जॉनसन के टाइम पे, एंड देन जो उस टाइम पे सिचुएशंस थी, हमने जो भी पढ़ा, they transformed the politics in way that continue to shape political debate today. आज भी हम जो डिबेट करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारे सामने उभर के आया है, वो कहीं ना कहीं इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उपजा है। आप ऐसा नहीं है कि मैं यूएसए का क्यों पढ़ूँ, आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तो भी आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज आपकी बुक में ये चीज़ें मेंशन नहीं है जो मैंने आपको भी बताई हैं, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बात अब वापस से बुक पे आते हैं और वो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि मेन सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस है, और उसमें से एक छोटा सा सब्जेक्ट हमने बना दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अलग से इसको कोई पहचान नहीं दी। जैसे हम पढ़ते हैं, हम मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो ये क्या है, एक ऑफशूट ही तो है ना, इसको एक अलग से सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे ना एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बहुत मतलब एज एन एक्टिविटी बहुत है, बट एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट वो बहुत ही कम है, ठीक है। पीटर सेल्फ कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट was the very plain step sister of this older discipline। कि अभी तक क्या है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट बाकी जो सब्जेक्ट डेवलप हुए, पब्लिक लॉ, पॉलिटिकल साइंस, उन्हीं की एक स्टेप सिस्टर है, वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जर्व्ड बाय पीटर सेल्फ। इसमें 3 चीज़ें दे रखी है, 3 स्टेजेस दे रखे हैं, ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन कर दिए थे, यहाँ पर अब दोबारा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें। सबसे पहले आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। अब आपको अच्छे से समझ में आया क्यों डाइकोटोमी की बात हो रही है, बिकॉज आपने अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट समझा है ना, तो आपको इंडिया में लगेगा कि हम तो अलग अलग ही हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ इतनी ज़्यादा है कि इतना क्या फोकस किया। तो आप विल्सन के टाइम को याद करेंगे कि स्पोइल सिस्टम कैसा था, वहाँ पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स बिल्कुल कि आप मेरी हेल्प करो इलेक्शन जीतने में, जब मैं बनूंगा तो फिर आपको भी जॉब मिल जाएगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करो, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिटिक्स जो कर रही है करो, बट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से उसको इम्प्रूव करो। फिर आता है
कुछ ऐसे थिंकर्स आते हैं जो साइंस ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, प्रिंसिपल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आपकी पूरी क्लासिकल थ्योरी इन्हीं पे बेस्ड है। एंड इन्होंने बताया कि आप कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, आप एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ला सकते हो। तो इनके बताए गए प्रिंसिपल को एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थी बेसिकली ये। उन एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जो इन्होंने बताया वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। इंसान जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके साथ आपने एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बता तो दिया कि ये इसका सीनियर है, ये इसका जूनियर है, लेकिन इसके अलावा भी इंसान जो जब काम करता है तो उसके इनफॉर्मल ग्रुप भी बन जाते हैं और वो भी उसकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। और फिर 2 पब्लिकेशन आती हैं, हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आती है और रॉबर्ट ढल का एक ऐसे आता है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। थोड़ा हो सकता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करो या फिर अच्छे से इसका इंटरप्रेट ना कर पाओ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। व्हाट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट? कोविड पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हम, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसको मैं वेरीफाई कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये सिचुएशन है, उसको अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर रही मैं उसके साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं कर रही कि ये सिचुएशन है मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं कह रही, ये सिचुएशन है बस। ये होती पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिविज्म आप समझे, जब भी आपके सामने वर्ड्स आ जाए तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर वैल्यू को अटैच नहीं किया गया है, यहाँ पर फैक्ट्स पे बात की जा रही है। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या कहता है? फिलॉसफी शुड डिसमिस एनी स्टेटमेंट और बिलीव दैट वर नॉट वेरीफाइबल। जिस बात को आप वेरीफाई ना कर सको उसको डिसमिस कर दो, उसको तो मानो ही मत। ये स्टेटमेंट आपने बोली, जब तक आप उसको प्रूफ नहीं कर रहे उस बात को मानो ही मत। ये साइमन लेके आए, हर्बर्ट साइमन लेके आए कि आपने इतने सारे बता तो दिए, प्रोवर्ब्स आपने दे तो दिए, प्रिंसिपल्स, लेकिन आप इसको प्रूव ही नहीं कर पा रहे। लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अकॉर्डिंग टू हिम जो प्रिंसिपल्स दिए क्लासिकल थिंकर्स ने वो प्रोवर्ब से ज़्यादा नहीं है, मुहावरों से ज़्यादा नहीं है। कि एक मुहावरे क्या होते हैं कि हमारे यहाँ हो सकता है आप अलग तरीके से यूज़ करते हो उनको, दूसरे एरिया में हो सकता है कि लोकल चेंज होते रहते हैं ये तो, ठीक है। साइमन कहते हैं कि अगर किसी थ्योरी को आपको पढ़ना भी है तो वो थ्योरी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग थ्योरी, हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये। एंड अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की वोकैबुलरी डेवलप करनी है तो वो ह्यूमन चॉइस की लॉजिक और साइकोलॉजी को समझते हुए करो। चलिए यहाँ पर एक सिचुएशन समझिए। एक पर्सन है 25 की एज में, वो किसी डिस्ट्रिक्ट का डीसी बनता है, ठीक है। अब आपने उसको अच्छे से ट्रेन किया, आपने कहा कि इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में रखो, ठीक है, इसकी सैलरी बढ़ा दो, इसको काम करने के तरीके सिखा दो और ये अच्छे से काम करेगा। ये कौन कहता है? ये क्लासिकल थ्योरी कहती है। फिर आते हैं ह्यूमन रिलेशन वाले, वो कहते हैं ना जी ना जी ना, इसके साथ में जो बंदे काम कर रहे होंगे उनके साथ इसका कैसा रिलेशन है, वो भी इसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि आपने इस पर्सन को, इसको सब कुछ सिखाया, इसको ट्रेन किया, इसको तरीके बताए, इसको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, लेकिन जब सिचुएशन आएगी तो ये कैसे डिसीजन लेगा, इसकी चॉइस क्या होगी, इसका बिहेवियर क्या होगा, वही तो अल्टीमेट डिफाइन करेगा ना कि आने वाला फ्यूचर कैसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। वोकैबुलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी मस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द लॉजिक एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन चॉइस। मैं क्या चूज़ करूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरा लॉजिक, साइकोलॉजी ये मैटर करता है। और इन्हीं के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्कोप को बढ़ा दिया और उसको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन सब से रिलेट किया। साइमन ने 2 म्यूचुअली सपोर्टिव स्ट्रीम ऑफ थॉट फाइंड आउट की।
ये क्या होते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उस टाइम पे दो तरीके के विचारधारा ही चल रही थी, दो तरीके के थॉट प्रोसेस चल रही थी। एक तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक प्योर साइंस की तरह डेवलप करना चाहते थे कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करो, ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा कर लोगे, प्योर साइंस एडमिनिस्ट्रेशन को। और दूसरा जो है वो पब्लिक पॉलिसी पे फोकस करता है। और पब्लिक पॉलिसी का मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। पब्लिक पॉलिसी कौन डिफाइन करता है? पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिकल साइंस आ गया। रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, पब्लिक लॉ आ गया। इकोनॉमी के बारे में बनाते हैं, इकोनॉमिक्स आ गई। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं, सोशियोलॉजी आ गई। लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन सब के कॉन्सेप्ट को भी लाया गया है। और अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, अगर इस थॉट प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड लूज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे स्टेटमेंट कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन साइमन ने जो बताया था, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट साइमन ने पब्लिक पॉलिसी के बारे में जिक्र किया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बिकॉज पब्लिक पॉलिसी 1970s में जाकर के एक इंडिपेंडेंट थॉट के तौर पे उभर के आता है, लेकिन ये बात बहुत पहले हो रही है हर्बर्ट साइमन के बारे में। उन्होंने कहा कि एक थॉट तो चाहता है, एक ग्रुप तो चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअली ग्रो करे, और एक ये चाहता है कि पब्लिक पॉलिसी पे फोकस करो। बिकॉज स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट सिटीजन्स को जो बेनिफिट्स दे रहा है वो पॉलिसी के फॉर्मेट में दे रहा है, ठीक है, कि फूड ग्रेन पॉलिसी बना दी, चिल्ड्रंस के लिए बना दी, वीमेन के लिए बना दी। तो आप उनको पॉलिसी को स्टडी करो। और पॉलिसी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से ही नहीं है, और बाकी सब्जेक्ट को भी साथ लेकर के पढ़नी पड़ती है आपको। तो इन्होंने कहा कि इनको इंडिविजुअली पढ़ने की बजाय आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर दोनों स्ट्रीम्स होनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द स्ट्रीम्स ऑफ थॉट, ठीक है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं देयर डज नॉट अपीयर एनी रीजन वाई दीज टू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट गो साइड बाई साइड, फॉर दे इन नो वे कन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट। यहाँ पर दोनों के बीच में ना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ना कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। लेकिन आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में आपका पर्पस क्या है काम करने का। उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए इन विच एरिया दे प्रपोज टू वर्क। वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, वो पब्लिक लॉ के लिए काम कर रहे हैं, उनका फोकस क्या है, डेवलपमेंट है, एफिशिएंसी है, क्या है, वो उनको पता होना चाहिए। फिर आते हैं रॉबर्ट ढाल। उनकी बुक में उन्होंने जो ऐसे लिखा था बेसिकली, उसमें 3 प्रॉब्लम्स बताई थी इन द इवोल्यूशन ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और वो 3 प्रॉब्लम क्या थी? पहली तो ये, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए, फिर आपको इनकी फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आएगी। एक होते हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब भी देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए, नॉर्म है ये हमारे यहाँ का, ठीक है। कि जैसे विमेन की हालत बहुत ख़राब है तो उनके लिए जो है वो आपको रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। वट ऑट टू बी, सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, दैट इज़ नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, कि देखो विमेन की हालत ऐसी है, बस बात ख़त्म। कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ना तो अप्रूवल का इंडिकेशन है ना ही डिसअप्रूवल का इंडिकेशन है। ये होता है वैल्यू जजमेंट। बिकॉज ये टर्म्स जो है ना लगती ईजी हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं पे बेस्ड होता है। आप इसको समझ नहीं पाते हो। वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू हम क्या मानते हैं कि ऑनेस्टी है, ठीक है, ऐसे जैसे इंटीग्रिटी है, एथिकल तरीके से काम कर रही हो, ये वैल्यूज़ हैं। नहीं, वैल्यू जजमेंट क्या होती है कि आप किसी चीज़ को जज कर रहे हो कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रॉबर्ट हल क्या कहते हैं कि जब हम साइंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वे से काम कर रहे हैं। हमने नॉर्मेटिव, अब मुझे ये तो पता है कि देखो 2021 के अंदर सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, और मैं 5 साल के लिए पॉलिसी बना रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आगे होना क्या चाहिए, मेरा गोल क्या होना चाहिए। तो ये कहते हैं
frequent impossibility of excluding normative consideration from the problems of public administration। हमने ये तो देखा ही नहीं कि कैसा होना चाहिए सिस्टम, नॉर्मेटिव कंसिडरेशन को तो बाहर ही निकाल दिया। हमने किस पे फोकस किया? साइंस पे फोकस किया। हमने सिर्फ और सिर्फ कि प्रेजेंट डे ऐसा हो रहा है तो उसको किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन आपके फ्यूचर के गोल्स भी तो होने चाहिए ना। साइंटिफिक मीन्स टू अचीव एफिशिएंसी मस्ट बी फाउंड ऑन सम क्लैरिफिकेशन ऑफ एंड्स, कि 5 साल बाद वीमेन की सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड आती है कि जब आप बात करते हो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन आपने उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, ह्यूमन बीइंग, उसको तो आप भूल ही गए। याद करो, एडमिनिस्ट्रेशन जब इंसान अकेला रहता था तब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, जब वो साथ रहना शुरू करता है तब एडमिनिस्ट्रेशन आती है। और इंसानों को ही आप भूल गए। आपने तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया, आपने तो उनके प्रिंसिपल्स पे फोकस किया कि आपको कमांड ऐसे देनी है, आपके काम ऐसे होंगे, आपको कम्युनिकेट ऐसे करना है, राइट। तो आपने क्या किया, जो मैकेनिस्टिक मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको यहाँ पर रॉबर्ट डाल ने क्रिटिसाइज किया है। और थर्ड जो प्रॉब्लम है रिलेट्स टू द कंसेप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको देखते हैं क्या है। The study of public administration inevitably must become a much more broadly based discipline. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट के अंडर 3 डिपार्टमेंट हैं, उनमें इस तरीके से काम होता है। क्या यही है एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ये नैरो रिव्यू है। टेक्निक, प्रोसेस, इनको जान लेना ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड अदर कंडीशनिंग फैक्टर्स, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए स्टडी करते टाइम। ठीक है, जैसे अगर हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो हमें यूएसए का इतिहास पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, हमें वहाँ की सोसाइटी पता होनी चाहिए, हमें वहाँ की कंडीशंस पता होनी चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी उनको उस टाइम पे वुड्रो विल्सन को कि आप एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी शुरू करो। ठीक है, आपने क्लासिकल थिंकर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक उस पर फोकस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स बना दो जितने बना सकते हो भाई। एक जैसे एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल ही तो सब कुछ नहीं है ना, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनका कैसा माइंडसेट है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो चीज़ें भी तो झलकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन पे भी आपको काम करना चाहिए। तो ये थी आपकी स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी आने के बाद में नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है पब्लिक पॉलिसी वाली, 1970s में ग्रो करती है बेसिकली ये। और अर्लियर साइमन ने भी, मैंने आपको बताया था, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की थी। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर के आ रही थी, तो वेलफेयर प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं? थ्रू द पॉलिसीज़। तो यहाँ पर पॉलिसी स्टडीज़ मेन कंसर्न बन गया। ठीक है, एंड जो एकेडमिक फील्ड था हमारा, उसकी बाउंड्री धीरे धीरे उतनी अलग नहीं रही जितनी हम उतनी पॉलिटिक्स से अलग नहीं रही जितनी हम डाइकोटोमी वाले टाइम पीरियड में बात करते थे। हम कहते थे ना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये आपका है पॉलिटिक्स, ये तो अलग अलग है जी। अब क्या है कि पॉलिटिक्स ही तो डिसाइड करेगी ना, पॉलिटिशियंस ही तो, पॉलिटिकल साइंस ही तो डिसाइड करेगी कि पॉलिसी होनी कैसी चाहिए। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग किसका काम है? पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन हम भी तो पढ़ रहे हैं उसको, तो बाउंड्री धीरे धीरे ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट हम बाकी, वैसे कोशिश की थी कि हम वो बाकी के टॉपिक भी इसी के अंदर इंक्लूड कर पाएँ, बट पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद आपका जो मोमेंटम होता है, कंसंट्रेशन जो होती है स्टडी की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो बाकी का आपका NPA, पब्लिक सर्विस अप्रोच और क्रिटिकल थ्योरी, ये सब जो टॉपिक हैं वो पार्ट 3 के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपका जो भी रिस्पॉन्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर पाएँ, हमारे अंदर हिम्मत रहे कि ठीक है सीरीज़ बनानी है। आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।